बिजनेस की बहुत सी ट्रांजैक्शन होती है और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिन्हें हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैं बात करूं एक्सपेंस की, तो एक साल में हम बहुत सारे एक्सपेंस तो पे कर नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी क्या है, बिजनेस में पैसों की भी या कैश की भी दिक्कत होती है, तो इस वजह से हम जो है एक्सपेंस भी पे नहीं कर पाते। और कभी कभी क्या होता है, इनकम हमें मिल जाती है एडवांस में, या इनकम हमने कमा तो ली होती है लेकिन हमें मिलती नहीं है, तो इन एंट्रियों को क्या करना पड़ता है, हमें इन बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम जो है इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी, जो कि क्लास 10+2 NIOS की है। चैप्टर 5 हमारा चल रहा था जर्नल। मैंने आपको जो है कंपाउंड एंट्री, जो पिछला टॉपिक था, पिछली वीडियो में मैंने आपको करा दिया था, जो कि कंपाउंड एंट्री था, उसके जो है जर्नल का प्रोसेस क्या होता है जर्नलाइज करने का, वो भी मैंने आपको करा दिया था। उम्मीद है आपको जो है अच्छे से वो समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है एडजस्टमेंट एंट्री। ये क्या होती है और कौन कौन सी एंट्री ऐसी होती है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इसी जो है एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट के जो है मैं लाता रहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको इसी एजुकेशन कंटेंट से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए और इसी कंटेंट में आप जो है इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एडजस्टमेंट एंट्री को। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, देखिए मैं सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ, एडजस्टमेंट एंट्री वो होती है जिन्हें हमें एक साल में क्या हो, एडजस्ट करना पड़े। एनी जर्नल एंट्री मेड टू एडजस्ट दीज अमाउंट। एनी जर्नल एंट्री मैंने आपको सिखा दी थी, मेड टू बी एडजस्ट दीज अमाउंट। अब वो कौन से अमाउंट में मैं बताऊंगा, इज कॉल्ड एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। उसे बोला जाता है एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, जिन्हें हमें एडजस्ट करना पड़े। अब वो अमाउंट क्या होंगे, अमाउंट हैज बीन रिसीव और पेड विच बिलोंग्स टू मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा हमने पे कर दिया हो या रिसीव कर दिया हो। मान लीजिए कि इनकम की अगर मैं बात करूं तो एडवांस इनकम हमने या ले ली हो, या हमने जो है एडवांस पे कर दिया हो एक्सपेंस। ठीक है, हमने दो चीजें, एक अकाउंटिंग मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, मतलब अगले साल की भी हमने एक्सपेंस भी पे कर दिया, या अगले साल की हमें इनकम भी मिल गई, यानी कि एडवांस इनकम भी हमें मिल गई, या हमने एडवांस एक्सपेंस भी पे कर दिया। तो ये जो अमाउंट है ना, इनको हमें क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। इनकी जर्नल एंट्री को हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो इससे ही बोला जाता है एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। अब दूसरी बात, दूसरा केस कौन सा है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस और ऑफ रेवेन्यू फॉर द करंट ईयर स्टैंड ड्यू बट एंड नॉट पेड। देखिए अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, वो एक्सपेंस का अमाउंट जो इस साल में हमें एक्सपेंस देना था, लेकिन हमने ड्यू तो हो गया था लेकिन हमने पे नहीं करा किसी वजह से, या कैश कम होगा या हम पे जो है पैसे नहीं होंगे, उस वजह से हमने एक्सपेंस को पे नहीं करा, या कोई रेवेन्यू होगी आ रही होगी लेकिन उस टाइम मिली नहीं हमें, हमने कमा तो ली थी उस ईयर में लेकिन हमें मिली नहीं। तो इस सर में क्या होता है, हमें इन दोनों को भी जो है, अब ये जिसकी बात कर रहा है वो मैं इसको लिख देता हूं, ये बात कर रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। बी वाला जो केस है उसमें बात कर रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम की बात कर रहा है। कमा तो ली थी उस साल में लेकिन मिली नहीं, और जो है आउटस्टैंडिंग मतलब कि ड्यू हो गया था लेकिन हमने पे नहीं किया, डेट आ गई थी, 1 तारीख की डेट थी रेंट पे करने की, लेकिन हमने पे नहीं किया, तो वो जो है आउटस्टैंडिंग बन गया हमारे लिए। तो इस टाइम में भी जो है हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, तो इससे ही बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री में कौन कौन से आइटम आते हैं वो मैं आपको बता दूं। 4 आइटम जो है आपकी बुक में दिए गए थे और सबसे मेन जो है यही आइटम है, इसी में ही जो है एडजस्टमेंट एंट्री होती है। सबसे पहला आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गई थी डेट लेकिन हमने पे नहीं किया, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो उसमें जो है हमें एडजस्टमेंट एंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब होता है एडवांस, एडवांस हमने एक्सपेंस पे कर दिया, तो इस सिचुएशन में भी हमें जो है एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। तीसरा जो है वो है एक्रूड इनकम। उस साल में जो हमारा अकाउंटिंग ईयर था, उस साल में हमने जो है इनकम कमा तो ली थी, हमें इनकम हो रही थी लेकिन जो है हमें मिली नहीं, वो कमा ली लेकिन उस साल में मिली नहीं, तो इस टाइम भी हमें क्या करना पड़ता है, एक्रूड इनकम जो है इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। इनकम रिसीव इन एडवांस,
कोई इनकम जो है वो एडवांस में मिल गई हमें, अगले साल की इनकम हमें इस साल में मिल गई, तो इस सिचुएशन में भी हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। तो आइए दोस्तों इन 4 आइटम को हम जो है ब्रीफली पढ़ते हैं और इनकी कैसे एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है उसको समझते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। 2 एंट्रीज जो है मैंने लिख दी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। इन दोनों को हम सबसे पहले समझते हैं। तो इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है अकाउंट पहचानना आना चाहिए। आप नेचर तो आप चलो पहचान लोगे, लेकिन अकाउंट का नाम आपको पहचान में आना चाहिए। वो पहचानने में मैंने भी जब शुरू में जर्नल एंट्री की थी तो वो पहचानने में मुझे भी दिक्कत हुई थी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी अकाउंट पहचानना आप कैसे पहचान जाएंगे। देखिए आप सोचिए, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती हो अपने फादर से, मान लीजिए 5,000 महीने का, 6,000 अगर मिलती हो अपने फादर से पॉकेट मनी, तो आपको क्या करना होता है, उन पॉकेट मनी को मैं कहाँ कहाँ खर्च कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड करना होता है। अगर आपने ऐसे एक एग्जांपल, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपको रिकॉर्ड करना होता है। अगर आपने अपने फ्रेंड्स को कोई मान लीजिए 2,000 रुपये अपने फ्रेंड को दे दिए, या आपने पीवीआर की टिकट खरीद ली, या आप कहीं घूम गए, तो उसी नाम से ही तो आप रिकॉर्ड करोगे कि मान लीजिए रोहित आपका फ्रेंड है, उसको आपने 2,000 रुपये दे दिए, तो आप रोहित नाम करके 2,000 रुपये रिकॉर्ड करोगे ना कि घनश्याम नाम के, उसी के नाम से ही रिकॉर्ड करेगा। तो वैसे ही हमें नाम लेना है, ट्रांजैक्शन में देखना है। और आप सोचो कि अगर मैं होता इस सिचुएशन में तो मैं किस नाम से उस चीज़ को रिकॉर्ड करता, तो आपको यही सोचना है। मान लीजिए आपको एक्सपेंस करने हैं या आप कोई खर्चे करने हैं, आपको खर्चे रिकॉर्ड करने थे, आपने कोई चीज़ जाके खरीद ली, तो आप उस चीज़ का नाम लिखोगे ना कि मैंने ये चीज़ खरीद ली। या आप मान लीजिए आपने ब्रेड खरीद ली, तो ब्रेड करके आपने 30 रुपये 20 रुपये जो भी हो गया आपने लिख लिया उसमें। पीवीआर की आपने टिकट खरीद ली या मूवी देखने गए, तो उस मूवी का नाम या पीवीआर की टिकट का नाम लेके आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही हमें अकाउंट का नाम दे रहा है इसमें। सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे इसको। रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे इसको। परचेज कर ली तो परचेज के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे उसको, ना कि किसी और के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। यही तो होता है। अगर सरिता से हमने क्रेडिट से, सरिता हो कोई, उससे हमने जो है क्रेडिट पे माल खरीद लिया, तो सरिता का नाम ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि घनश्याम का। ऐसे ही करके जो है हमें रिकॉर्ड करना है। जिस नाम से हमने क्रेडिट परचेज करी थी तो उस नाम से रिकॉर्ड करना है, और क्या किया था, परचेज की थी, परचेज से रिकॉर्ड करना है। ऐसे ही हमें अकाउंट को जो है, अकाउंट का नाम हमें पहचानना है। तो इसमें ही हम सबसे पहले समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस विच इज नॉट पेड इन दी अकाउंटिंग ईयर। ये एक एक्सपेंस है जो है एक अकाउंटिंग ईयर में पे नहीं किया जाता किसी कारणवश, या कैश कम हो या हम पे पैसे कम हो, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, इट बिकम्स आउटस्टैंडिंग फॉर द अकाउंटिंग ईयर। तो वो उस अकाउंटिंग ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग बन जाता है। मतलब ड्यू तो डेट हो गई थी लेकिन हमने पे नहीं किया, तो हमारे लिए क्या बन गया, हमारे बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग आप सोचिए क्या होगा हमारे बिजनेस के लिए। अगर एक एक्सपेंस ड्यू होता है, अगर रेंट 1 तारीख को हमें देना होता है लेकिन हम नहीं देते, तो हमारे बिजनेस का क्या होगा, कर्जा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, कर्जा चढ़ जाएगा हम पे। तो ये आउटस्टैंडिंग जो है, ये हमारे लिए क्या, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, कर्जा है हमारे बिजनेस के लिए। आउटस्टैंडिंग हम क्या मानते हैं, कर्जा मानते हैं। आउटस्टैंडिंग इज द लायबिलिटी ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, ये लायबिलिटी है, हमारे बिजनेस का कर्जा है। तो ये जो है आउटस्टैंडिंग हमारे लिए बिजनेस का कर्जा है। इफ सैलरी आर आउटस्टैंडिंग, अब ये एग्जांपल दे रहा है हमें, इफ सैलरी आर आउटस्टैंडिंग फॉर 5,000 फॉर दिसंबर 2014, ये जो है 5,000 हमने पे नहीं किए थे, हमारे लिए आउटस्टैंडिंग बन गया। डेट ड्यू हो गई थी लेकिन ड्यू के बाद भी हमने पे नहीं किया। तो सबसे पहले जो है हम, मान लीजिए डेट ड्यू होगी, हमें एंट्री तो करनी है, हम पे नहीं कर पाए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, हमारा सैलरीज पे करनी होती है। तो सैलरीज हमारे लिए क्या है, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है हमने कर दिया उसको डेबिट। ठीक है, अब आगे बात सैलरी आउटस्टैंडिंग की, क्योंकि हम जो है हमने पे नहीं किया, हमारे लिए आउटस्टैंडिंग बन गई, तो हम उसको आउटस्टैंडिंग के नाम से ही तो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए हमने लिख दिया सैलरीज आउटस्टैंडिंग। अब ये हमारे बिजनेस के लिए क्या थी, लायबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट में हमने लिख दिया टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग, बस सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट में हमने लिख दिया, और 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट, और नरेशन हमने लिख दिया। ये बन गई हमारी कौन सी एंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री। ठीक है, ये बन गई हमारी सैलरीज आउटस्टैंडिंग। या इसमें कोई भी एक्सपेंस सकते हैं, रेंट आता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग,
बस आउटस्टैंडिंग हमें सबके साथ लगाना है, वो क्रेडिट में लगेगा। अगर आपको रट्टा मारना है इस एंट्री का तो आप रट्टा मार लो, नहीं तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे रिकॉर्ड करना है। मैं आपको जो है रिकमेंड करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट समझो, उससे आपको जो है रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए सैलरीज हमारा एक्सपेंस था, बढ़ रहा था, डेबिट कर दिया, और सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी थी, बढ़ रही थी, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अब इसको हम नाम मैंने कैसे लिखा, जैसे कि आप सोच लीजिए कि जो भी एक्सपेंस करते हैं तो उसी के नाम से ही तो रिकॉर्ड करेंगे, ना कि किसी और के, तो वही नाम हमने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पे। तो अब आते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? दिस इज एन एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंस है, ये एक खर्चा है रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर। ये जो है नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। मान लीजिए जिस अकाउंटिंग ईयर में हम खड़े हों, आज हम 2021 में खड़े हैं, तो ये अगले साल से रिलेट करता है, 2022 से रिलेट करता है। दैट हैज बीन पेड, जो कि पे हो चुका इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, एडवांस में पे हो चुका ड्यूरिंग द करंट ईयर। आज हम करंट ईयर में खड़े हैं, 2021 में खड़े हैं, हमने खर्चा पे कर दिया, किसका? 2022 का हमने खर्चा पे कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या बना? एडवांस में हमने पे कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या बना? प्रीपेड एक्सपेंस। इसको मैं लिख देता हूं एडवांस एक्सपेंस हमारे लिए ये बना, क्योंकि हम 2021 में खड़े हैं और पैसा किसका पे कर दिया हमने? 2022 का भी कर दिया। 21 का तो कर ही दिया था, 2022 का भी पैसा हमने जो है पे कर दिया 2021 में, करंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर का पैसा हमने पे कर दिया। तो ये जो है एज अ एसेट ट्रीट किया जाता है हमारी अकाउंटिंग में, इसको जो है बिजनेस का एसेट माना जाता है। ये याद रखना है आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जो है एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, इसको लायबिलिटी माना जाता है, और प्रीपेड एक्सपेंस को हम जो है एसेट मानते हैं। तो ये हमारे बिजनेस का जो है एसेट माना जाता है। अब आप सोचिए प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, अब इसमें दो अकाउंट होंगे, या तो हम जो है जो एक्सपेंस दिया होगा, जैसे इसमें इंश्योरेंस दिया हुआ है तो इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंस है, ठीक है, और प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस तो इंश्योरेंस एक्सपेंस था, प्रीपेड इंश्योरेंस होगा। तो अब आप सोचिए कि हमने जो है एडवांस में एक एक्सपेंस पे कर दिया, जो कि हमारे बिजनेस का क्या माना जाता है? एसेट माना जाता है, क्योंकि एक्सपेंस तो एक्सपेंस नेचर का होगा, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस एक्सपेंस नेचर का नहीं होगा, वो होगा एसेट नेचर का, क्योंकि हमने एडवांस जो है एक्सपेंस पे कर दिया। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। इसका एग्जांपल में क्या कह रहा है? इंश्योरेंस इज प्रीपेड फॉर 2015 इन 2014 फॉर 3000, ठीक है, हमने जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 2014 में, और पे किसका किया? 2015 का, मतलब 2014 में हम खड़े थे और 2015 का हमने जो है एक्सपेंस इंश्योरेंस पे कर दिया। अब इसकी एंट्री पहले, सबसे पहले क्या होगी? हमने एडवांस एक्सपेंस जो है वो पे कर दिया, तो वो हमारा होता है एसेट, मतलब एडवांस एक्सपेंस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को कर दिया डेबिट, क्योंकि वो एसेट नेचर का था, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। और हमने क्या पे किया था? इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, जो कि हमारा एक एक्सपेंस था। और अगर हम एडवांस एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? खर्चे हमारे घट जाते हैं। जब एडवांस खर्चे ही हमने पे कर दिए तो हमारे जो खर्चे होते हैं वो घट जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस घट रहा है, तो मैंने कर दिया डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट करके मैंने डेबिट कर दी, क्रेडिट कर दिया। तो 3000 डेबिट, 3000 क्रेडिट। तो ये हमारी बन गई कौन सी एंट्री? ये हमारी बन गई एडवांस एक्सपेंस की एंट्री, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बता दिया। अगर आपको रट्टा मारना है तो आप रट्टा भी मार सकते हैं, और वही बात, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा रट्टा मारने की। आपको कॉन्सेप्ट समझिए, आसानी से आपको आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत है अकाउंट पहचानने में, तो मैंने आपको बता दिया, जिस हिसाब से आप अपनी एंट्रीज को, आप अपने खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे भी हमें अकाउंट का नाम। अब रोहित को आप पैसा दे रहे हो तो रोहित के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे, इसमें वही इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और एडवांस दे रहे हैं तो एडवांस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बस, और कुछ नहीं है, कोई फंडा नहीं है। अब करते करते ये चीज़ जो है आपको आ जाएगी। अब उसके आगे के जो आपको एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस जो है, उन दोनों को एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्रूड इनकम को, कि एक्रूड इनकम क्या होती है। देखिए ये दोनों जो हमने पिछली स्लाइड में किया था वो दोनों एक्सपेंस थे, अब ये जो आगे ये दोनों जो है इनकम है। अब जो अकाउंट्स के नेम होते हैं हम एज अ इनकम ट्रीट करेंगे उसे, क्योंकि वो इनकम के हिसाब से होंगी, ठीक है। आगे मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी। तो एक्रूड इनकम, अब ये एक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम हैज अर्न, इनकम जो है वो अर्न हो गई, हमने जो है कमा ली इनकम,
बट इट हैज़ नॉट बीन रिसीव टिल नाउ, लेकिन हमें जो है अभी तक वो रिसीव नहीं हुई। मान लीजिए हम जो है कमीशन एक हम मान लेते हैं कि एक जो है बंदा है उसने हमें बोल दिया कि ये जो है माल बिकवा दे, उसके % कमीशन मैं आपको दे दूंगा। मान लीजिए कि 10,000 का माल था, उसने बोला 10% कमीशन जो है मैं तुम्हें दे दूंगा, तो 1000 रुपये जो है वो मेरे बनते थे। 1 तारीख को मैंने उसका माल बिकवा दिया, सारा का सारा 1 तारीख को मैंने माल बिकवा दिया। अब मेरा हक क्या बनता था, 1 तारीख को मेरी कमीशन आनी थी, 1000 रुपये मेरे कमीशन जो है मुझे मिलनी थी, लेकिन उसने अभी तक दी नहीं वो कमीशन। तो वो मेरे लिए क्या बनी, एक्रूड इनकम बनी, क्योंकि 1 तारीख को उसने मुझसे ये बोला था कि जब तू माल बिकवाएगा तब तुझे जो है वो इनकम मिल जाएगी। मैंने 1 तारीख को माल बिकवा दिया, लेकिन उसने अभी तक उसने कमीशन मुझे दी नहीं। तो ये मेरे लिए क्या बन गई, एक्रूड इनकम, क्योंकि मैंने वो 1 तारीख को कमा ली थी, क्योंकि मैंने माल 1 तारीख को बिकवा दिया। उसने बोला था जब तू बिकवाएगा तुझे कमीशन मिलेगी, लेकिन मैंने 1 तारीख को उसका माल बिकवा दिया, तो मैंने वो इनकम कमा ली, लेकिन अभी तक उसने मुझे दी नहीं, तो वो मेरे लिए बनेगी एक्रूड इनकम। इनकम हैज अर्न बट इट हैज नॉट बीन रिसीव टिल नाउ, इट हैज एन एक्रूड इनकम। उसे क्या बोला जाएगा, एक्रूड इनकम बोला जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और एंट्री कैसे होगी उसको समझ लेते हैं। रेंट रिसीवेबल, जो रेंट था, अब रेंट को हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे क्योंकि हमें मिल रहा है रेंट, तो इनकम मानेंगे हम उसके, क्योंकि ऐसे ही हमें जो है नेचर पहचानना है, जिसको मैंने आपको प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग में समझा रखा था। अब रेंट जो है वो हमारी इनकम है, इसका मतलब रेवेन्यू है, तो वो मिलनी थी, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग होगी फॉर अ मंथ ऑफ नवंबर, लेकिन वो जो है अभी तक हमने कमा ली थी, हमें मिले ही नहीं। रेंट हमने जो है ड्यू हो गया था 1 तारीख को, 1 तारीख को हमें मिलना था, तो हम क्या समझेंगे, हमें 1 तारीख को रेंट मिलना था लेकिन मिला नहीं, हम क्या समझेंगे 1 तारीख को हमें मिलेगा, तो इनकम तो हमारी 1 तारीख को हो गई, लेकिन अभी तक मिला नहीं, तो वो बन जाएगा एक्रूड। और एक्रूड मतलब क्या होता है, एक्रूड को जो है वो कैसे एसिड, जैसे कि एसिड नेचर से ट्रीट किया जाता है, उसको जो है हमारे बिजनेस का एसिड माना जाता है, क्योंकि हमें मिल तो गई थी, कमा तो ली हमने, लेकिन मिली नहीं, तो उसको एज अ एसिड जो है एसिड नेचर से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उसको जो है एसिड नेचर से, एक्रूड इनकम को जो है एसिड नेचर का माना जाता है। अब रेंट जो है हमें मिल रहा था लेकिन वो नहीं मिला, हमने रेंट कमा लिया था लेकिन हमें नहीं मिला, जो कि था 4000 रुपये। तो सबसे पहले जो है एज अ एसिड था, एक्रूड रेंट लिखेंगे, वो एक्रूड हो गया था क्योंकि हमें मिल रहा था, वो हमने कमा लिया था लेकिन हमें मिला नहीं, तो एक्रूड रेंट जो है उसको एसिड नेचर से ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसिड था वो बढ़ रहा था, एक्रूड बढ़ रहा था एज अ एसिड, तो उसको मैंने कर दिया डेबिट। ठीक है, अब बात करते हैं रेंट की। रेंट अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि रेंट ही तो मिल रहा था, तो रेवेन्यू, और रेवेन्यू का रूल क्या कहता है, रेवेन्यू का रूल कहता है कि जब बढ़े तो क्रेडिट कर दो, घटे तो डेबिट कर दो। क्योंकि हमें रेंट मिल रहा था तो रेंट बढ़ रहा था, हमारा इनकम बढ़ रही थी हमारी, तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट, क्योंकि रेवेन्यू जब बढ़ती है तो हम उसको कर देते हैं क्रेडिट। ये आपका हो गया एक्रूड अकाउंट जो है, सॉरी, एक्रूड इनकम का जो है एंट्री। आप इसको रट्टा भी मार सकते हैं, फिर वही बात, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा रट्टा मारने की, आप मार सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप जो है इसका कॉन्सेप्ट समझिए, जो कि मैंने आपको समझा दिया, इसके पीछे का नेचर पहचानिए और उसको कर दीजिए। और हमेशा जो है एक्रूड की बात आती है तो एक्रूड हमेशा जो है डेबिट होगा, क्योंकि एक्रूड बढ़ता है। ठीक है, हमेशा उसको आप डेबिट कर दीजिए। अब आते हैं, बात करते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम इज रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। करंट ईयर में जो है एडवांस इनकम हमें रिसीव हुई, इट इज रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए हम करंट ईयर में खड़े हैं, आज हम 2021 में खड़े हैं और हमें 2022 की जो है इनकम मिल गई, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो इनकम जिस ईयर की हो उसे उस ईयर में रिसीव कर, वो अपना रिकॉर्ड करो। यानी कि अब मान लीजिए आपको जो है, हम 2021 में खड़े, अगले 5 साल की किसी ने इनकम हमें दे दी 5000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, हमें मिली तो इस साल, तो ऐसे तो करेंगे नहीं कि आज जो है इस साल हमें 5000 की इनकम हुई, कमीशन रिसीव हुई। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो है, जो इनकम या जो एक्सपेंस उसी ईयर में रिकॉर्ड करो जो जिस ईयर के हों। अब ये तो अगले 5 साल की थी, तो हम इस ईयर क्या रिकॉर्ड करेंगे, इस ईयर हम जो है 1000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे, और बाकी जो बचे थे 4000 रुपये, उसको हम इनकम एडवांस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। यही एक्रूअल कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है।
इनकम जो मिली हमें इस साल एडवांस में अगले साल के लिए 21 में खड़े थे, 21 की इनकम हमें मिल गई, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, इनकम रिसीव इन एडवांस। अब इसका एग्जांपल भी एक ले लेते हैं, क्या है ये, इफ रेंट इज रिसीव इन एडवांस फॉर द पीरियड जनवरी एंड फरवरी 2014 इन 2015 इन 2000 दिसंबर 2014, दिसंबर 2014 में हम खड़े थे, हमें इनकम मिली किसकी, जनवरी और फरवरी 2015 की, तो एडवांस इनकम मिली कि नहीं मिली, हम दिसंबर 2014 में खड़े थे लेकिन हमें इनकम मिली जनवरी और फरवरी 2015 की, 2 महीने की अगले साल की इनकम हमें मिल गई। अब एंट्री क्या बनेगी, ठीक है, रेंट की बात कर रहा है, रेंट हमें मिल रहा था, तो सबसे पहले जो है रेंट हमें मिल रहा था, मतलब इनकम बढ़ रही थी, तो हमने कर दिया इसको एज अ इनकम डेबिट, ठीक है। अब जो एडवांस है, एडवांस जो होता है इनकम रिसीव, जो इनकम होती है हमें एडवांस रिसीव होती है, उसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, हमारे लिए बिजनेस के लिए वो कर्जा माना जाता है, एज अ लायबिलिटी उसे ट्रीट किया जाता है जो इनकम हमें एडवांस में मिलती है, ठीक है। अब लायबिलिटी जब बढ़ती है, क्योंकि इनकम जो है हमें एडवांस में रिसीव हुई, रेंट हमें एडवांस में रिसीव हो गया, तो लायबिलिटी बढ़ रही है हमारे बिजनेस की, तो हम उसको एज अ लायबिलिटी कर देंगे क्रेडिट, ठीक है, ये लायबिलिटी नेचर का माना जाएगा। तो टू रेंट रिसीव इन एडवांस, इसको ऐसे ही देखिए, मैंने आपको बताया था जो जिस नाम का है उसको इसी नाम के अकाउंट से रिसीव कर दिया, ठीक है। एक अब आप सोचिए कि किसको अगर आपको खर्चे समझाने हो या खर्च जो है इनकम समझानी हो, आपको उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, जो चीज़ वो हो रही है। अब हमें इनकम जो है एडवांस में रिसीव हो रही है, तो उसको हम रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ही तो लिखेंगे, क्योंकि यह रेंट एडवांस में हमें रिसीव हो रहा है, आप खुद देखिए क्वेश्चन में, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे रेंट रिसीव इन एडवांस, ठीक है। वो एज अ, अब उसका नेचर क्या है, ताकि हम डेबिट और क्रेडिट के रूल अप्लाई कर सके, वो हमें पहचानना है। अब ये जो है वो किस नेचर का था, एज अ लायबिलिटी नेचर का था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हमेशा जो इनकम रिसीव हो एडवांस में उसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट करो, तो भाई हमने वो कर दिया, क्योंकि वो बढ़ रही है तो हमने कर दिया क्रेडिट। ये आपकी कौन सी एंट्री हो गई, ये आपकी इनकम रिसीव इन एडवांस वाली एंट्री हो गई, ठीक है। आप इसको भी रट सकते हो अगर आप रटना चाहो, लेकिन मैं वही बात करूंगा कि इसको जो है मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आइए जो अगली एंट्रीज हैं उसको समझते हैं। आपकी 3 एंट्री दी गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन और ड्राइंग की जो एंट्रीज हैं उसको समझते हैं। तो दोस्तों आइए, आपकी बुक में कुछ मिसलेनियस एंट्रीज दी हुई हैं उसको समझ लेते हैं। इसको आप जो है एक हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री मान सकते हैं, क्योंकि इन एंट्रियों में भी जो है ट्रांजैक्शन को जो है एडजस्ट ही किया जाता है। 3 एंट्रीज जो है आपकी बुक में दी हुई हैं, पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा जो है आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीसरा जो है ड्राइंग आपकी दी हुई है। तो सबसे पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन को। बहुत बार मैंने जो है ये वर्ड यूज़ किया है अपनी वीडियोस में, डेप्रिसिएशन, और बहुत बार मैंने आपको जो है समझा भी रखा है डेप्रिसिएशन। उम्मीद है आपको जो है पता होगा ये, फिर भी एक बार जो है फॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स वेयर एंड टीयर। देखिए, जब एक एसेट हम खरीदते हैं, मान लीजिए एक फर्नीचर या मशीनरी, कोई भी हम अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं, मान लीजिए एक शर्ट बनाने की हमारी जो है कंपनी हो, हम शर्ट बनाने की फैक्ट्री हो, हमने शर्ट बनाने की एक मशीन खरीद ली, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है घिसावट तो आएगी आएगी, जब जितना वो ज़्यादा चलेगी उतनी घिसावट तो आएगी। ऐसी बात तो है नहीं कि वो सालों जो पूरी लाइफ हमारी जो है चल जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ जो है वैल्यू होती है उसमें से माइनस कर देते हैं, उसमें कट कर देते हैं, एज अ प्रोविजन अपने पास रख लेते हैं, ताकि जब नई मशीन खरीदने की बारी आए तो एकदम से जो है हमारे बिजनेस से कैश ना निकले, तो उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ एसेट, एक एसेट की वैल्यू में जो है डिक्लाइन करना ड्यू टू इट्स वेयर एंड टीयर, के चलने में। इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम जो है एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए खर्चा माना जाता है ये डेप्रिसिएशन। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं और इसकी एंट्री कैसे होती है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा 3000 रुपये, ठीक है, इस चार्ज फॉर द ईयर। जनरल एंट्री क्या बनेगी, जाहिर सी बात है। अब डेप्रिसिएशन को तो मैं एक एक्सपेंस मानता हूँ, क्योंकि वो एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। फर्नीचर क्या है, वो हमारा एक एसेट है, आपको पता ही होगा। तो एक तो एसेट है, एक है एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो बढ़ रहा है, तो मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट।
अब बात करते हैं एसिड की, फर्नीचर एसिड है, उसकी वैल्यू में क्या आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, घट रही है वो, तो मैंने कर दिया क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो इसकी एंट्री ये बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और 3000 डेबिट में 3000 क्रेडिट में, ये बन गई हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री। हमेशा जो है ये एंट्री ऐसी रहती है अगर जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, मान लीजिए यहाँ पे मशीनरी होता तो टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, तो इससे जो है डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारी बनती है। सेकंड आ जाता है आईओसी पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बिजनेस में अलाउ इंटरेस्ट, बिजनेस जो है अपने इंटरेस्ट अलाउ करता है टू हिज प्रोपराइटर, जो उसका स्वामी होता है, जो इस बिजनेस को चला रहा होता है, ऑन हिजर कैपिटल, उस कैपिटल पे जो उसने लगाई है। बिजनेस क्या करता है, इंटरेस्ट देता है उसकी कैपिटल पे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें क्या था, बिजनेस और एक प्रोपराइटर, जो बिजनेस का स्वामी है, जो बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे कि मेरा बिजनेस है और मैं जिस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे बिजनेस को और मुझे जो है अलग ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग में। तो इसीलिए क्या होता है, हम जब कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं तो इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बिजनेस में जो है उसको कैपिटल को लायबिलिटी माना जाता है, उसका कर्जा माना जाता है। तो क्या करता है वो, उस जो है लोन पे एज अ लोन समझता है उसे, तो उस पर क्या करता है, इंटरेस्ट हमें देता है बिजनेस, तो इसीलिए उसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस जो है वो मे अलाउ इंटरेस्ट टू इट्स प्रोपराइटर ऑन इजर कैपिटल, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है ऐसे भी, ठीक है। बिजनेस हमें जो है हमारी कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है, उसे बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। तो इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं, उसकी एंट्री भी एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्ट अलाउ ऑन हिज कैपिटल 2500, इंटरेस्ट जो है वो अलाउ करता है बिजनेस उसकी कैपिटल पे 2500, उसका जनरल एंट्री क्या बनेगा, सबसे पहले जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एज अ एक्सपेंस है, तो हम दे रहे हैं तो इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, उसको कर देंगे हम डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अकाउंट का नाम मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ जो ट्रांजैक्शन में हो रही है उसी नाम का अकाउंट बनेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट हम कैपिटल पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही अकाउंट का नाम होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब वो दूसरा आ जाता है कैपिटल। अब कैपिटल पे जब इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल को, तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, जब कैपिटल को आप देखिए इंटरेस्ट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कैपिटल बढ़ेगी। और कैपिटल का रूल क्या कहता है, कैपिटल नेचर अकाउंट जो है उसका रूल कहता है कि जब कैपिटल बढ़ेगी तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनेगी ये, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 2500 डेबिट में 2500 क्रेडिट में, और नरेशन मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की एंट्री ये होगी। अब आते हैं ड्राइंग पे। ड्राइंग भी मैंने आपको समझा रखा है, ड्राइंग क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था ड्राइंग क्या होता है। देखिए जब बिजनेस से उसका प्रोपराइटर, उसका जो स्वामी होता है, जो बिजनेस चलाता है या जो बिजनेस पे अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी मनी विड्रॉ करता है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो कैश हो, जिस भी नेचर का हो, कुछ भी हो, तो उसे बोला जाता है ड्राइंग। व्हेन द प्रोपराइटर विड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, इट इज नॉन एज ड्राइंग, ठीक है। जब एक प्रोपराइटर विड्रॉ करता है कुछ मनी अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अपने, तो उसे बोला जाता है ड्राइंग। ये भी किस वजह से होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर बेल आइकन पे जो है वो वीडियो आपको दिख रही होगी, प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसका एग्जांपल एक बार समझ लेते हैं। कैश विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, 4000 रुपये जो है प्रोपराइटर ने विड्रॉ किए हैं अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। अब ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग जो है आप इसको एक बार सोच रही है, इसको एज अ कैपिटल नेचर के से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा कैपिटल में से निकलता है, तो आप इसको एक बार ले सकते हैं कि कैपिटल नेचर से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ड्राइंग मतलब कैपिटल घट रही है, तो जब कैपिटल घटेगी तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। और वो कैश ले रहा है अपने बिजनेस से, कैश एक हिसाब से जो है एसिड माना जाता है, और जब एसिड घटता है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू कैश। अब इसकी एंट्री टोटल क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्राइंग मेड इन कैश, ठीक है। ड्राइंग को एज हम कैपिटल जो है
ट्रीट करेंगे इसमें, क्योंकि ये हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है, क्योंकि बिजनेस से लेगा तो जाहिर सी बात है वो कैपिटल से ही लेगा। तो कैपिटल जब घटती है तो मैंने कर दिया डेबिट, क्योंकि इस कैपिटल का रूल यही कहता है, और एसेट का रूल कहता है जब घटे तो उसको कर दो क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश घट रहा था, कैश एसेट है, तो मैंने लिख दिया टू कैश, 4000 डेबिट में, 4000 क्रेडिट में। तो ये बन गई हमारी ड्राइंग की एंट्री। आप इसको रट भी सकते हैं, और मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा रटने के लिए, क्योंकि इसका बैक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे होगा। आप अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो और अच्छे से आपको जो है ये समझ में आ जाएगा, और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेप्रीसिएशन को एक्सपेंस नेचर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस नेचर, ड्राइंग को हम जो है एज अ कैपिटल नेचर इसको ट्रीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगली जो वीडियो आएगी वो क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल की होगी। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या किस किस टाइप में जो है जर्नल को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है, ऐसी जो है एडजस्टमेंट एंट्री और मिसलेनियस एंट्रीज जो होती हैं उसको गूगल पे डालना है, और उसी एंट्रीज की जो है प्रैक्टिस करनी है। अकाउंट कैसे पहचानना है वो भी मैंने आपको बता दिए। अब आपको उम्मीद है जो है और अच्छे से समझ में आ गया होगा अकाउंट पहचानने में। ऐसी जो है अकाउंट पहचानने होते हैं हमें। अगर आपको सिंपल जर्नल की प्रैक्टिस करनी है अकाउंट पहचानने के लिए, तो उसकी भी आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आगे के चैप्टर जो होते हैं वो इसी से डेबिट क्रेडिट से ही रिलेटेड होते हैं। यही एंट्रीज जो होती हैं वो वही आगे जाके जो है P&L में कन्वर्ट होती हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। मैं मानता हूँ ये जो आपकी बुक है इसमें जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं आपकी बुक फर्स्ट में वो एग्जाम में नहीं आते, लेकिन वो आगे की बुक को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। क्योंकि ये आप नहीं पढ़ोगे तो आगे के आपके जो चैप्टर्स हैं वो आपको जो है समझ में नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जो है आगे एक पार्टनरशिप का मॉड्यूल है, आप अपनी बुक में देखिएगा, बुक सेकंड में। तो उसमें जो है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो इसीलिए जो है ये इस बुक में एक जो है आपको सेकंड बुक का सपोर्टिंग मिलता है यहाँ पे। तो इसी बुक के जो है आपको करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आगे के चैप्टर में आपको समझाता जाऊंगा। आगे के जो है वो क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम्स क्वेश्चन वो भी मैं आपको कराऊंगा। एग्जाम्स के जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो है रेगुलरली आप देखेंगे कि सालों में आते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। रिवीजन में भी आपको कराऊंगा। तो चलते हैं हम भी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम। हैव अ नाइस डे।